सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। बात सबसे पहले यूपी की, जहां 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना अब तय हो चुका है। भाजपा ने 7 प्रत्याशियों का नाम पहले ही घोषित कर दिया था और सपा ने अपनी ओर से 3 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया। लेकिन अब यूपी की राजनीति एक अहम मोड़ ले चुकी है। भाजपा ने अपने 8वें उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है, जो कि संजय सेठ हैं। संजय सेठ सपा सांसद भी रह चुके हैं। अब उनके उम्मीदवार बनने के बाद यूपी में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार हो चुके हैं। ऐसे में 27 फरवरी को चुनाव होना तय है। इस चुनाव का असर कौन सी पार्टी पर कितना पड़ेगा, ये तो अभी साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से भाजपा के 7 उम्मीदवारों का नाम सामने था, इसके बाद सपा ने सिर्फ 3 ही उम्मीदवारों का नाम घोषित किया। सपा को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि भाजपा की ओर से एक और नाम घोषित हो सकता है। इस नाम के सामने आने के बाद से ये तय हो चुका है कि 27 फरवरी को अब यूपी में भी राज्यसभा के लिए चुनाव होगा। आपको बता दें, 27 फरवरी को ही तमाम राज्यों में चुनाव होना है राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर। ऐसे में 27 फरवरी को ही यूपी में भी चुनाव होने की बात लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि सीटें सिर्फ 10 हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भाजपा की ओर से अगर ये 8 उम्मीदवार सामने हैं तो सपा को इसका खामियाजा भरना पड़ेगा? क्या सपा के जो उम्मीदवार सामने हैं उन्हें कोई नुकसान पहुंचेगा, या फिर भाजपा अपनी ही पार्टी से घोषित किए गए 8 उम्मीदवारों को आपस में ही उलझाए रखेगी? आज ही संजय सेठ अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ऐसे में अभी राज्यसभा का चुनाव और भी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बीजेपी इस बाबत कोई ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव में महज 2 महीने बाकी हैं। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। अप्रैल 2019 से लागू की गई चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को खत्म करने के ऐलान ने लगभग सभी राजनीतिक दलों की मुसीबत बढ़ा दी है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को आदेश दिया गया है कि वे चुनावी बॉन्ड से मिली हुई फंडिंग को वापस करें। माना जा रहा है कि सबसे बड़ा झटका भाजपा को लगा है। तमाम जगह ऐसी बातें हो रही हैं कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खत्म होने से भाजपा काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गई होगी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज़्यादा चंदा उन्हें ही मिलता है। अदालत ने इस बाबत साफ कहा कि चुनावी बॉन्ड्स पर आज से ही रोक लगाई जाती है। 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड्स किन किन लोगों ने खरीदे और कितनी रकम लगाई, ये जानकारी स्टेट बैंक को देनी होगी। अदालत ने कहा कि ये जानकारी पहले स्टेट बैंक की ओर से चुनाव आयोग को दी जाएगी, फिर आयोग की ओर से जनता को जानकारी साझा की जाएगी। अदालत ने इसे सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन भी कहा। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए ये काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए तमाम तरह की फंडिंग होती रहती थी। और इस खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये करारा झटका दिया है राजनीतिक दलों को, इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? पहुंच पा रही है? अजय जी, क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? हम टीम से चाहेंगे कि से अजय से संपर्क करने की कोशिश करें। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब से रद्द करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, हर राजनीतिक दल में हलचल मची हुई है। कोर्ट ने इसे जहां सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन बताया, वहीं दूसरी ओर लगातार ये बातें भी हो रही हैं कि इस बॉन्ड के खत्म होने से लोकसभा चुनाव पर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा।
अजय, क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी। जी। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया है, इसका क्या असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। जो सबसे बड़ी बात इस फैसले में ये निकल के आ रही कि जो जो भी राजनीतिक पार्टियां उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो धन देने की बात होती थी, यानी कि चंदा देने की बात होती थी, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट का ये सीधा एक बड़ा फैसला है, जिसमें सीधा सा सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो समय सीमा थी वो रद्द की जाती है और इलेक्टोरल बॉन्ड जो अवैध माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। और उसने एक चीजें बताई है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा ये कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो भी पार्टियां जी। जो विधानसभा और लोकसभा में लगभग 1% भी मतदान उन्होंने पाया, तो उसके अनुसार उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा देने का रिवाज होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आई कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की समय सीमा थी, अब उसे खत्म कर दिया गया। उनका ये सीधा सा कहना था कि पहले जो अटॉर्नी जनरल व्यक्तिगत गठन का सीधा सा कहना था कि इससे जो कालाधन राजनीतिक पार्टियों में आएगा, उस पर रोक लगेगी, लेकिन ऐसा जी। कुछ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आएगी कि ये जो आरटीआई के दायरे में नहीं आता था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये माना कि ये गलत है और हर उस आदमी को जानने का ये अधिकार कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या है। तो इसके लिए एक बड़ी खबर निकल के ये भी आ रही थी कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को बंद किया गया है, एक तरह से केंद्र सरकार से बहुत प्रकाराघात हुआ। कि आपको बताओ, जो राजनीतिक पार्टी में जो सबसे बड़ा चंदा वो बीजेपी के पास जाता रहा, लगभग 90% के आसपास अभी के जो आंकड़े आ रहे थे। लेकिन ये दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, कोई तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी का भी नाम आ रहा है। लेकिन आपको बताएं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो समय सीमा और उसके पीछे की जो राजनीति है, वो जी। सीधा सा ये कहना है कोर्ट का कि एक तो जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड जिन लोगों ने लिए हैं उसकी समय सीमा के अंदर, यानी वो एसबीआई को वो सूचित करे और एसबीआई इलेक्शन कमीशन को बताए कि और 1 हफ्ते के अंदर उसके इलेक्शन कमीशन की साइट पर डालना होगा। जी। जी अजय, इन पार्टीज को देखिए, कोर्ट की ओर से ये भी आदेश दिया गया है कि जो भी फंडिंग्स मिली हैं उसे वापस भी करना होगा। तो क्या कोई समय तय किया गया है कि कब तक इन पार्टीज को जो फंड मिले थे उन्हें वापस करना है? जी, आपको बता दें कि जो 6 मार्च का समय सीमा दी गई है कि 6 मार्च तक सभी एसबीआई को इसको सूचित कर दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने किसने लिया था, किस तरह से लिया था। वो जो 2019 से ये मामला निकल के आ रहा है कि 2019 से ये जो भी अभी तक 2024 तक की जानकारी है और आने वाले समय में 2024 का लोकसभा का चुनाव, तो इसके मद्देनजर एक बड़ी खबर निकल के यही आएगी कि 6 मार्च तक उनको एसबीआई को अपने सारे आंकड़े दे दिए जाने हैं जो जो जी। लोग इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं। और आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है तो बेसिकली जो साल सरकार में लगभग 10 से 15 दिनों की अवधि के लिए जारी होते हैं, वो सरकार लगभग 3 बार की जारी करती है, जनवरी में, और अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। तो इसी जी। बीच आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं और उसकी जानकारी आप जो भी एसबीआई के बैंक की जो भी शाखाएं हैं, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के आप विभिन्न पार्टियों को, जिसपे राजनीतिक जो भी पार्टियां दे सकते हैं। जी। जी। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए तमाम जगह पर ये बातें हो रही हैं कि सबसे ज़्यादा फंड जो है वो भाजपा के पास आता था, भाजपा को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें अब झेलनी पड़ेंगी इस बॉन्ड के रद्द होने से। क्या इन खबरों में भी कुछ सच्चाई है कि अब भाजपा को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी? जी, आपकी आवाज तो समझ में नहीं है, लेकिन जितना जी। क्लियर जो अजय, हम बताना आपसे ये चाहूंगा। जानना चाहेंगे कि लगातार ये खबर सामने आ रही है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के रद्द होने से सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। क्या सच में भाजपा को ये बॉन्ड रद्द होने से मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी? इस समय जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रद्द होने की जो आपका कहना, वो बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ी पार्टी इस समय पूरे देश में भाजपा, और भाजपा का जो जनाधार है वो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत है। तो इसके मद्देनजर सबसे बड़ी पार्टी भी देश में इस समय भाजपा। तो इसके मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के चंदे की जो बात कही गई, वो सबसे ज्यादा चंदा पिछले समय से जी। केवल भाजपा के पास ही आया। लेकिन ये जरूर है कि केवल भाजपा के पास ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस जनाधार में शामिल है। लेकिन लगभग 80 से 85% तक जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे हैं, वो सबसे ज्यादा बीजेपी के पक्ष में आया। तो कहीं बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कुचाराघात है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे एक तरफ इन राजनीतिक पार्टियों को जो आय से अधिक और या धन शोधन कानून है, उसके मद्देनजर एक बड़ी कार्रवाई भी मानी जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि काला धन और सफेद धन की
बातचीत की ये कड़ी है, उनका ये सीधा सा कहना था कि इससे ये पता नहीं लग पा रहा कि ये धन किस तरह का, इसलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत वो सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करे जो आरटीआई के दायरे में आएंगे, इसी वजह से तभी वैध माना जाएगा। और दूसरी बात, जी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो राजनीतिक पार्टियां जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए कारगर मानी जाएंगी, जो 1% लोकसभा विधानसभा में वोटों का गेन किया होगा, तो जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी समय निकल के उसके लगभग अधिकतर राज्यों में सरकारें भी केंद्र में भी है, तो इसके मध्य में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी पार्टी को होगा। जी जी अजय, जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, किस तरह के आप पॉलिटिकल रिएक्शंस देख पा रहे हैं? ये फैसला जी आपको बता दें कि एक दिन में नहीं आया, लेकिन इसके पीछे की जो है कि जया ठाकुर ने इस पे एक आरटीआई लगाई थी और उनका सीधा सा कहना था कि जया ठाकुर का कि राजनीतिक पार्टियां जो भी चंदा लेती वो सार्वजनिक करे। उनका सीधा सा कहना था कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भी चंदे लेती है वो किस रूप में लेती है। तो इसके पहले एक भारत के जो अटॉर्नी जनरल थे वेंकट रामन, उन्होंने सीधा ये कहा था कि इसके लिए कानून बनाया जाएगा और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत होगा और साल में 4 बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी किया जाएगा, जिसकी समय सीमा 10 से 15 दिन की होगी। इसी बीच वो कोई भी पार्टी अगर चंदा देने की बात कहता तो वो पार्टी में चंदा देगा, लेकिन वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड एसबीआई के किसी भी शाखे से आप खरीद सकते हैं, जो भी वो पार्टियां जिनका 1% तक का जनाधार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में माना जाएगा। तो इसके मद्देनजर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिससे मतलब अब सभी पार्टियों को सार्वजनिक करना पड़ेगा कि उनके पास कहाँ से ये पैसे आए या इलेक्ट्रोल बॉन्ड किन किन लोगों ने लिए। 2019 से 2024 तक के आंकड़े सार्वजनिक करने होंगे और सबसे बड़ी बात कि एसबीआई को ये बताना होगा 6 मार्च तक, और एसबीआई किसी को ये सारी सूचनाएं भेज के उनको अपने वेबसाइट पे लगाने की बात कही गई है। जी ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अजय। किसान संगठन एमएसपी पर कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर सड़क पर हैं। ये किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। कुछ जगहों पर किसानों और पुलिस में टकराव के हालात भी बने। दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली एनसीआर और उससे सटे हुए इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लगती हुई सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाएं। कई रूट्स बंद हैं और कुछ डाइवर्ट। आम लोगों को इस वजह से काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पटियाला में किसानों ने राजपुरा रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से रेल सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। आज शाम सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत समस्या का हल निकलने की उम्मीद की जा रही है। खबर पर अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, किसानों के साथ ही जो तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है, क्या सच में इससे हल निकल जाएगा या किसान अभी भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? समय पूरे दिल्ली में माहौल एक तरह से बहुत तनावपूर्ण भरा है। पिछले 2 दिनों से आपको बताऊं, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे जमे हुए लगभग दिल्ली की काफी सीमाएं सील है। यहाँ तक कि किसानों के ऊपर ड्रोन के तहत निगरानी रखी जा रही है। वहीं कुछ किसान कुछ गार्डन के समेत जो बैरिकेटिंग की गई, बड़े बड़े होल्डर्स लगाए गए, कच्चे के तार बिछाए गए, उनको कोशिश की कि जिसके मद्देनजर आप दिल्ली पुलिस जो भी वार्ड केंद्र की पुलिस है वो उन लोगों ने बड़े पैमाने पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े थे। इससे एक भगदड़ की स्थिति हो गई थी, कुछ गोलियां भी चलाने की खबरें आ रही थी। इसके मद्देनजर सरकार और किसानों के बीच बड़ा तनाव देखने को मिला। उसी के मद्देनजर आपको बताएं कि जो 2 दौर की बैठक थी, इससे पहले वो उसका कोई हल नहीं निकल पाया था, उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था, लेकिन किसानों ने एक आश्वासन किसानों को ये सरकार ने दिया कि आज वो दौर की बात करेंगे और किसानों ने बात मानते हुए उसको सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो कांग्रेस का किसान यूनियन उग्र है, उसने आज एक बड़ी बात कही कि वो अभी तक राजमार्गों और सड़क मार्गों को जाम करते रहे, लेकिन आज पहली बार वो रेल मार्ग को भी जाम करने की बात की। बड़े पैमाने पे लगभग पंजाब के बॉर्डर पे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे उन लोगों ने रेल मार्ग को जाम किया है। इससे लगभग यातायात रेल मार्ग का बाधित रहा है और 4 घंटे लगभग 12 से 4 बजे की समय सीमा दी गई थी, तो उसको रेल मार्ग अभी भी जाम किया हुआ है। लेकिन इससे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही, शाम को आज सरकार और किसानों के बीच एक बड़ी बात होगी। जो किसान यूनियन के कुछ बड़े नेता वो बात करेंगे, जिसमें सरकार की तरफ से नित्यानंद राय, पीयूष गोयल, वहीं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे। वो किसानों और
और से बात करेंगे और सरकार की बात अपने रखेंगे कि खास करके किसानों की जो बात है एमएसपी मूल्य को लेकर बात हो रही है कि एमएसपी पे अभी तक कोई बात नहीं पा रही है। इससे पहले सरकार ने उनकी जो भी मांगे थी लगभग जी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो किसानों के समय में आंदोलन हुआ था उसके जो केस दर्ज किए गए थे वो समाप्त करेगी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये भी मानना है कि उससे भी कार्रवाई। वही उत्तर प्रदेश से जो सस्ती सीमा थी लखीमपुर खीरी उसमें जी जो किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ था उससे जो पीड़ित व्यक्ति हुए थे उनके मुआवजे की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ उसमें जो भी किसान आंदोलन में केस दर्ज हुआ था उनको भी हटाने की बात कही। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है किसान या पूरे देश की निगाहें इस समय शाम के मीटिंग पे रखी गई कि सरकार और किसानों के बीच क्या बात होती है। जी जी देखिए, जिस तरह से इसके पहले 2 बार बातचीत हुई, आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। सरकार फिलहाल किस मूड में लग रही है? क्या वो किसानों की मांग मान सकती है या फिर नहीं मान सकती? आज तीसरी दिन बात होनी है। किसान और सरकार, क्या इनका मूड कुछ ऐसा साफ हो रहा है कि सरकार मान जाएगी? कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बार के यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बात की पुष्टि उनके राजस्थान से राज्यसभा के लिए नाम आने के बाद हो गई। अब सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपने ससुर फिरोज गांधी को भी याद किया है। सोनिया ने रायबरेली की जनता को स्नेही परिवारीजन लिखते हुए कहा कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। ये नेह नाता बहुत पुराना है और अपने ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी के बाद पहले हुए चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा था। इस पत्र में सोनिया ने तमाम ऐसी बातें लिखी जो काफ़ी ज़्यादा भावुक करने वाली रहीं। ऐसा लगा कि सोनिया गांधी सच में रायबरेली से दूर तो हैं, लेकिन रायबरेली की जनता के दिल में जगह बनानी चाहती हैं। लेकिन दूसरी ओर सोनिया गांधी के इस लेटर के सियासी मायने क्या हैं, इस पर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि राज्यसभा के लिए नामांकन होने के बाद सोनिया गांधी ने जानबूझकर ये पत्र लिखा हुआ है। इस खबर पर अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ये सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा है, इसके सियासी मायने भी कुछ हो सकते हैं क्या? ने पत्र लिखा है और रायबरेली के लिए, रायबरेली की जनता के लिए, तो बिल्कुल बात सही है कि उसके बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। दूसरी चीज आपको ये भी बता दें कि वहां से 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो भी प्रत्याशी उतरेगा उसके लिए एक रायबरेली की जनता में एक सहानुभूति पैदा करने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है कि मैं वहाँ की रायबरेली जो है वो मेरी ससुर, मतलब वहाँ से हमारे ससुर जी फिरोज गांधी जो है उनका बहुत गहरा नाता था। और दूसरी चीज एक चीज ये भी बताते हैं आपको कि रायबरेली सीट जो है उस सीट से कांग्रेस का बहुत पुश्तैनी नाता रहा है और एक भावुक पत्र उन्होंने रायबरेली की जनता के लिए लिखा है। किरण जी राजेश, क्या इस लेटर के जरिए सोनिया लोकसभा चुनाव के लिए अपने ही बच्चों का बेस तैयार कर रही हैं क्या? क्योंकि देखिए लगातार इस तरह की खबरें भी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी अखाड़े में हो सकती हैं। जी जी किरण, बिल्कुल मैंने आपको पहले बता दिया कि रायबरेली सीट जो है एक कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है और यहाँ पे अभी तक तो सोनिया गांधी लड़ती रही हैं, लेकिन अब सोनिया गांधी की राज्यसभा जाने की बिल्कुल एकदम मुहर लग चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर रायबरेली सीट से गांधी परिवार का ही कोई मैदान में उतरेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एक जमीनी विचार तैयार करने के लिए सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के लिए पत्र लिखा हुआ है और उनके लिए एक भावुक पत्र लिखा है कि वो मेरी ससुराल, मतलब वहां से हमारे ससुर जो है वो वहां से चुनाव लड़ते थे फिरोज गांधी,
और ये उनकी पुश्तैनी सीट है और वहाँ पे लोगों के दिलों में कांग्रेस राज करती है। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज को भुलाने के लिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के लिए, रायबरेली की जनता के लिए ये पत्र लिखा हुआ है। देखिए राजेश, जिस तरह से न्याय जोड़ो यात्रा भी रायबरेली पहुंचने वाली है, एक और अब ये सोनिया गांधी की भावुक चिट्ठी सामने आ गई है, क्या न्याय जोड़ो यात्रा और ये चिट्ठी मिलकर जनता के दिल में जगह बना पाएगी? किरण, ये तो देखने वाली बात होगी कि जो राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा है या सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखा हुआ है, इसका कितना असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता पर, ये तो देखने वाला समय, आने वाला समय ही बताएगा। उसको भी कुछ खास कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में मोदी लहर चल रही है और सिर्फ सनातन धर्म को लेकर इस समय चारों तरफ एकदम बोलबाला है। अभी अयोध्या को लेकर, इसके बाद काशी और मथुरा को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में रायबरेली की जनता पर एक भावुक चिट्ठी का कितना असर पड़ता है, ये तो समय आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं